दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 करवाने जा रहा हूं। देखिए, अध्याय 2 अखेटक खाद्य संग्रहक से भोजन उत्पादन तक। आइए जानते हैं। तुषार एक स्टूडेंट था और रेल से यात्रा कर रहा था। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेजी दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। बस, तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो वे यात्रा नहीं करते थे। क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आइए जानते हैं आगे। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घुमा करते थे? आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक आखेटक में शिकारी, खाद्य संग्रहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्होंने इस नाम से पुकारा इस नाम से इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों के शिकार करते थे। मछलियां पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने, पौधे की पत्तियां, अंडे इकट्ठे किया करते थे। आखिर खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ऐसा एक जगह से दूसरी जगह जाने का कई कारण था। देखिए, कारण नंबर 1, पहला कारण था कि अगर वे एक ही जगह ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जानवर अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो लोग भी जानवरों को शिकार करने के लिए जानवर के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा कारण क्या था। तीसरा कारण था कि पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घुमा करते थे। और चौथा कारण था यह भी है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी सूखता नहीं। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद मिल जाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है,
आइए जानते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में कैसे मिलती है, जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तु मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। काम करने के लिए वह पत्थर के औजार, लकड़ी के औजार और हड्डियों का औजार बनाया करते थे। इनमें से पत्थर और औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों में औजार बनाने के लिए किया जाता था। देखिए देखिए पहले जो रहता था वो औजार किस टाइप के रहता था। ये पत्थर का औजार है, पत्थर का औजार है और ये भी पत्थर का औजार है। देखिए इन औजार में अंतर क्या है। पत्थर का औजार का उपयोग बाएं, ये बाएं है और ये दाएं है। बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, यानी इसको जड़ को खोद कर किसी चीज को कबाड़ने के काम में आता था। और ये जो दाएं हैं वो जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के काम आते थे। जो कोई जानवर के खाल उतारकर उसे छेद कर सिया जाता था और वही पहनते थे। आगे आइए, आगे देखिए रहने की निर्धारित करना, रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, मानचित्र आपको 2 दिखाएंगे। लाल त्रिकोण वाले स्थान वो पूरा स्थल है जहां पर आखेट खाद्य संग्राहकों के रहने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियां और झीलों के किनारों पर पाए गए हैं। आइए ये देखिए जो आपको है ये भारत का नक्शा दिखाया गया है। यह मेहरगढ़ है, ये बुर्ज होम है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता था और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और आपको कुछ गुफाएं दिखाई गई। आइए आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। देखिए चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्व थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्र, इसमें क्या पता चलता है। ये देखिए एक शैल चित्र है, चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र के बारे में बताओ। आगे देखिए बताते हैं क्या कहता है कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, अभी आधुनिक में मध्य प्रदेश में भीमबेटका की एक गुफा था, वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस पूरा स्थल की गुफाएं वे कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, क्या, देखिए जो मेन पॉइंट मिलता है दोस्तों आप नोट करते चलिए। देखिए भीमबेटका की गुफा में किस लिए रहते थे, तो यहाँ बारिश से बचने के लिए, धूप और हवाओं से बचने के लिए, ठीक है, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास था। किस नदी घाटी के पास, तो नर्मदा घाटी के पास था। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यहाँ जगह क्यों चुनी होगी। तो आइए जानते हैं कि रहने के लिए जगह क्यों चुनी होगी।
देख लेते हैं पहले कि गुफाओं में चित्र कैसे बनाया जाता था। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश की भीमबेटका, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाएं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्र बनाया गया है। आइए देखते हैं क्या सा चित्र है। देखिए, यही है भीमबेटका की गुफा और उत्तर प्रदेश की गुफाएं। देखिए, पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया करता था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। इस जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते थे। इस पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आइए जानते हैं कि आग का खोज कैसे हुआ। आग का खोज कैसे? मानचित्र 2 में आपको कुरनूल की गुफा दिखा था। कुरनूल की गुफा, यहां राख के अवशेष मिले। इसका मतलब है यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि के लिए आग का प्रयोग किया जाता था। आग का जो अवशेष मिला वो कहां से मिला है? तो वो मिला है कुरनूल के गुफा से। कुरनूल के गुफा से। आइए आज जानते हैं कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। तो आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, आइए जानते हैं। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल दो शब्द, पूरा यानी प्राचीन, पूरा का अर्थ प्राचीन होता है और पाषाण का अर्थ पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है। जो पूरा पाषाण काल में था वो पत्थर के औजार बनाए जाते थे। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जो पूर्व पाषाण काल का समय था वो 20 लाख साल से 12,000 साल तक माना जाता है। ठीक है, 12,000 साल तक माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर। पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी, यानी पूर्व पाषाण काल के दौरान घटित हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ कहा जाता है। यानी जिस काल में पर्यावरण का बदलाव मिलता है उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000, मध्य पाषाण युग का समय 12,000 से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है। इस काल का पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। छोटा छोटा औजार होता था, उसे माइक्रोलिथ कहते थे। माइक्रोलिथ कहते थे। माइक्रोलिथ कहते थे। ठीक है, यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हस्तियों और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूर्व पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। आइए जानते हैं कि अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों को नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके नाम क्या होंगे। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। बदलती जलवायु। जलवायु कैसे कैसे बदल रहा था
उस समय जलवायु कैसे बदल रहा था। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव और गर्मी बढ़ने लगा। ठीक है, गर्मी बढ़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बरसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे अनेक जानवर की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। यानी जब जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु में बदलाव हुआ तो गर्मी बढ़ने लगी। जब गर्मी बढ़ने लगी तो इसके कारण कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जब घास के मैदान बनने लगे तो जो जानवर घास खाता था, जैसे हिरन, बरसिंघा, भेड़, बकरी, गाय, तो उन जानवरों को जिंदा रहने, घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों के शिकार करते थे, यानी हिरन, गाय, भेड़, बकरी का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। ठीक है, आइए जानते हैं कि खेती और पशु पालन की शुरुआत कैसे हुई। पशुपालन और खेती का शुरुआत कैसे हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिला, पुरुष और बच्चे ने इन अनाजों के भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहां से उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इस अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। यानी वो धीरे धीरे जब ऐसे करने लगा तो वो कृषक मीन्स किसान बन गया। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करते थे। अपने अपने घर के पास चारा रख देते थे और जानवर आकर्षित होकर आ जाते थे। और जानवर जब आकर्षित होकर आते थे तो इन चारा को खाता था। लोगों ने देखकर उन जानवरों को पकड़कर पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कौन सा जानवर था। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़ पालना शुरू किए। बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगा। ऐसे जानवर झुंड में रहने लगे, ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग यह जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए हो। ठीक है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया। आइए जानते हैं कि सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू क्यों बनाया गया। देखिए, एक बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बसने की प्रक्रिया। लोग बसा कैसे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। जब आदमी पेड़ पौधा लगाते थे, जानवरों को देखभाल जहां रहकर करते थे, वहां धीरे धीरे लोग रहना शुरू कर दिया और जहां रहने लगा वही नाम दिया गया बसने की प्रक्रिया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे जानवरों के लोग चयन करते थे। उदाहरण यह है कि आमतौर पर लोग उन्हें पौधे तथा जानवरों को चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम। यही नहीं, लोग यही पौधे को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होता था। साथ ही जिनकी मजबूत डंडे अनाज के पके दाने का भार संभाल सके, ऐसे पौधों का बीज को संभाल कर लोग रखते थे ताकि फिर से उगाने के लिए गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों
को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था, जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, जंगली जानवरों तथा पौधे धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। इन दांतों को देखो, इनमें कौन सी जंगली सुअर का है और कौन सी पालतू सुअर का। आइए जानते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ। बसने की प्रक्रिया वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया के वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आता है। सबसे प्राचीन फसल कौन है? गेहूं और जौ है। गेहूं और जौ है। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवरों में कुत्ते, बाद में भेड़ और बकरी आते हैं। ठीक है, आइए आगे जानते हैं कि एक नवीन जीवन शैली कैसा होता है। नवीन जीवन शैली मतलब एक नया जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इससे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। जब कोई बीज को बोते हैं तो वो पेड़ बनने में वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे लगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने के लिए फसलों के पकाने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना जैसा बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। आइए आगे देखते हैं। अनाज का भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी और उसको रखने के लिए भंडारण यानी संग्रहक बन गए। ठीक है, आइए आखेट खाद्य संग्रहक भोजन उत्पादन तक आइए पढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। मिट्टी के बड़ा बड़ा बर्तन बनाकर इसमें धान, गेहूं रखता था। तो करियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढे खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, आगे देखिए। कहता है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। ठीक है, कहते हैं जब भोजन, जो जानवर है वो चलता फिरता खाद्य भंडार है यानी खाने का भंडार है। जब जानवर बच्चे देते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है और जब जानवर को देखभाल किया जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है। उसके साथ उसमें दूध की प्राप्ति होती है। वो भोजन का एक अच्छा साधन है, स्रोत है। और यही नहीं, जानवर के मांस भी खा सकते हैं यानी जानवर जो है चलता फिरता भोजन है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आइए देखते हैं। आओ आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में पता करें। देखिए, तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे होंगे, पता है इनमें से कौन बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविद को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। आइए जानते हैं कि वास्तव में निर्दिष्ट स्थान
वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियां के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दोनों अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दोनों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के भिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि लोग अस्थायी जीवन की ओर कैसे चल पड़े। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविद को कुछ पुरातत्वविद और झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्जहोम। बुर्जहोम वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गर्तवास। गर्तवास क्या होता था कि जमीन में लोग, ये जमीन है, इसमें लोग गड्ढा बना लेते थे और यही रहते थे। ये कहाँ था? बुर्ज होम में। कहाँ था? बुर्ज होम। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उसे ठंड का मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविद को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, एक गर्तवास का चित्र बनाइए। देखिए, गर्तवास इस तरह से होता होगा। ये जमीन है, जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद दिया जाता होगा, इस पर सीढ़ी बना दिया जाता होगा। बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणी युग उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैमाना करने के लिए उसे पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त चीजों की पीसने के लिए किया जाता था। उखल और मूसल जो था, उखल और मूसल का प्रयोग वनस्पति चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी उखल और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा। आइए देखते हैं कि कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए, इस तरह से मूसल था और ओखल इस तरह से बना हुआ रहता था। इस तरह से ओखल था, इसमें मूसल डाल के अनाज को पीसा जाता था। ठीक है, आइए जानते हैं आगे कि नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। ये सब नवपाषाण के युग के उपकरण थे। आइए, नवपाषाण युग के पूरा स्थल कई प्रकार के मिट्टी से बने होते थे। कई प्रकार के मिट्टी से बने होते थे। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकृत मतलब चित्र भी बनाया जाता था। ठीक है, बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्व हिस्सा बन गए थे। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे, इसलिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाया जा सकता था। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? इसमें या तो खाने की वस्तु रखा होगा या तो इसमें खाना बनाया गया होगा। आइए आगे जानते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह साथ ही गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह के काम करते थे, तो वहीं लोग हजारों साल का दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया।
बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। आइए सूक्ष्म निरीक्षण, छोटे से एक निरीक्षण देखते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। यह ईरान जाने के लिए मेहरगढ़ जो था, मेहरगढ़ से ईरान जाना आसान था। यहाँ एक दर्रा था, वो कौन सा दर्रा? तो बोलन दर्रा। बोलन दर्रा। आइए पढ़ते हैं क्या है। मेहरगढ़ ढूंढो। ईरान जाने के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, मेहरगढ़। संभवतः वह स्थान जहां स्त्री पुरुष ने एक इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा था। यहां भिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली है। आइए जानते हैं कि हड्डी, जानवर की हड्डी मिली है। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डी है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घर मिले हैं। आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर के 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण का काम आते थे। मृत्यु के बाद समानतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे कि लोगों की आस्था था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान रख दिया करते थे। ऐसा ही एक उदाहरण है कि मेहरगढ़ में मृत्यु के बाद ऐसी कई कब्र मिले हैं, ऐसी कई कब्र मिली है जो एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है। तो मेहरगढ़ से एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी के दफनाया गया था और यह मान्यता था कि इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, ये देखिए आपको डायग्राम से पता चलता होगा कि ये मनुष्य है, मनुष्य का कंकाल है और ये बकरी का कंकाल है, बकरी का कंकाल है। इसे रख दिया गया और ये चींटी मनुष्य को खाया होगा। इसका एक पैर है, मोड़कर बकरी को रख दिया था कि बकरी को मनुष्य खाएगा। आइए अन्य कुछ, फ्रांस की एक तकनीक है। फ्रांस में गुफा की कई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कुछ जानवरों के चित्र हैं। इनमें कुछ जंगली घोड़े हैं, गाय हैं, भैंस हैं, गेंडा, रेडियन और बरसिंघा। सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। आइए जानते हैं इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया होगा। यह संभव है कि चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया गया। कोई उत्सव होगा तो उसी में चित्र बनाया होगा। फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, आइए क्या तुम इन्हें बता सकते हो कि कोई कारण बताइए। आइए जानते हैं कि क्या कारण है। आइए देखिए, एक नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक पुरास्थल क्या है कि एटलस में तुर्की को ढूंढिए। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थान कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां, भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उन समय तक
पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। नवपाषाण काल में पहिए वाला विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाते थे। बताओ कौड़ियां या सिप्पियां का क्या उपयोग होता है। तो आइए जानते हैं कि कौड़ियां या सिप्पियों का उपयोग क्यों होता है। कल्पना करिए, आगे पढ़ेंगे। कल्पना कीजिए कि तुम आज 12,000 साल पहले पत्थर के एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतर दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे, फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कैसी कैसी कहानियां सुनाएं। आओ याद करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि आखेटक खाद्य संग्रह गुफा में इसलिए रहते थे क्योंकि गुफा में क्यों रहता था, क्योंकि गुफा में बारिश यानी वर्षा से बचा जाए, धूप से बचा जाए और हवाओं से बचा जाए, यानी इसीलिए लोग गुफा में रहते थे। घास वाले मैदान का विकास कैसे हुआ, जब जलवायु परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ तो वहां पे गर्मी अधिक पड़ी और गर्मी अधिक पड़ने के कारण हरे हरे घास निकलने लगी और हरे हरे घास निकलने लगा तो वहां 12,000 साल पहले घास वाले मैदान का विकास हुआ। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, क्योंकि खेती जब वो बीज को बो दिया तो उन्होंने इंतजार किया कि ये बीज कब पकेगा और इसी तरह लोग वहां पे इंतजार करते करते लंबे समय तक वहां रहने लगे। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे और बाद में उन्हें पशुपालन ज्यादा महत्व दिया। देखिए क्यों मानते हैं, क्योंकि मेहरगढ़ से एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी का शरीर मिला है। इसलिए लोग मानते थे कि वहां के लोग, पुरातत्वविद मानते थे कि वहां के लोग जो हैं शिकारी हैं और फिर बाद शिकार करते थे और फिर पशुओं से प्रेम हो गया और पशु को पालने लगे। आज आपको यही समाप्त करते हैं। आज आइए समाप्त हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं जो एनसीईआरटी में कॉलम बनाकर दिया जाता है और वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखिए, मध्य पाषाण युग। आप जानते होंगे कि पूरब पाषाण युग का समय क्या था। तो पूरब पाषाण युग का समय था 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। 12,000 वर्ष पूर्व, इसे पूरब पाषाण काल कहते हैं। पूरब पाषाण काल कहते हैं, ठीक है, पूरब पाषाण काल कहते हैं। जानते पूरब पाषाण के बाद क्या आया, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण युग आया। मध्य पाषाण युग को 12,000 से 10,000 साल माना गया है, 10,000 वर्ष पूर्व। उसके बाद बसने की प्रक्रिया आया, लोग बसना शुरू किया। तो आरंभ में सबसे पहले 12,000 साल पहले लोग बसना शुरू किया एक जगह रहकर। फिर उसके बाद नवपाषाण काल का आरंभ हुआ। नवपाषाण काल का आरंभ हुआ, यानी 10,000 साल पहले नवपाषाण काल का प्रारंभ हुआ। उसके बाद आपको एक मेहरगढ़ मिलता है। मेहरगढ़ में 8,000 वर्ष पूर्व साल पहले मेहरगढ़ से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी का शरीर मिला है, ठीक है। आइए आज यहीं पे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 समाप्त करते हैं। आप लोग गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।